Hello everyone. Namaste. Good morning. Welcome to our channel The Magnet Academy. तो यहाँ पर जैसा कि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, एजुकेशनल वीडियो, फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर जो है हम आपको चैप्टर फर्स्ट जो है क्लास 12 का वो यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे इस वीडियो पर आपको केमिस्ट्री और मैथ्स इनके 11th 12th बीएससी के वीडियो लेक्चर्स अपलोड होंगे और टाइम टू टाइम आपको बाकी के जो अदर कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स की भी वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। तो टू गेट दिस नोटिफिकेशन सब्सक्राइब आवर चैनल and press the bell icon so you can get our videos time to time. So let's start without wasting our time. We are going to start our chapter number 1, that is solid state. Class 12th है हमारी, है ना। अभी गवर्नमेंट ने लाइक 11th क्लास को प्रमोट कर दिया है, so for that congratulations to everyone. Now you have to focus on your study. So let's start chapter 1. So without wasting our time, we are going to start our chapter number 1, that is solid state. In class 11th you already read about states of matter and you all know that 3 states of matter are there. आपको पता है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, है ना। states of matter की जब हम बात करते हैं, states of matter, तो पदार्थ की अवस्थाएं या स्टेट्स ऑफ मैटर ये जो है थ्री स्टेट्स में एग्जिस्ट करती हैं। एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। गैस इन क्लास 11th ऑलरेडी हम लोग लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ चुके हैं। इन 12th क्लास वी विल रीड अबाउट सॉलिड स्टेट। सो जनरली हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि इन दिस लिक्विड एंड गैसियस स्टेट जो है ये मिल करके इन स्टेट्स को हम कहते हैं फ्लूइड्स या द्रव्य। लिक्विड और गैसियस स्टेट्स को फ्लूइड्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें जो है फ्लो होने की टेंडेंसी होती है, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो। एंड आप सबको पता है कि इनके जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं मूव करने के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। दैट इज व्हाई लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्लूइड सिंपली। एंड इन दिस सॉलिड स्टेट, सॉलिड, जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो यहाँ पर आप सबको पता है कि जब भी हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो इनके अंदर जो एक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है। देखिए इनके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, या मैं बोलूंगी इनके जो अवयवी कण जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हिंदी में अवयवी कण कहा जाता है। अब ये जो सॉलिड्स हैं ये बहुत सारे, देखिए जनरल कॉन्सेप्ट है ये, जो सॉलिड्स हैं ये जो है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलकर के बने हुए होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं, मेड अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अवयवी कणों से मिलकर के बने होते हैं। और आप सबको पता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये क्या क्या हो सकते हैं? इट कैन बी एटम्स, इट कैन बी मॉलिक्यूल्स, इट कैन बी आयंस। अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, या आयंस हो सकते हैं। इन्हीं से ही मिल करके जो हमारा एक स्टेट प्रिपेयर हो रहा है, दैट इज सॉलिड स्टेट, दैट इज सॉलिड स्टेट। अभी जब मैंने इसमें बोला कि कोई भी जो सॉलिड स्टेट है ये जब खुद के स्टेट में जब एग्जिस्ट करता है तो इसका जो रिजल्टेंट है वो 2 फोर्स की वजह से होता है। कितने फोर्सेस की वजह से होता है? यहाँ पर ये 2 फोर्सेस की वजह से होता है। कौन कौन से? फर्स्ट तो है यहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, अंतराण्विक आकर्षण बल, हिंदी में कहा जाता है अंतराण्विक आकर्षण बल। एंड सेकेंड वन इज थर्मल एनर्जी, हिंदी में इसे कहते हैं हम तापीय ऊर्जा।
जब हमने बात कर दी है इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स या अंतराण्विक आकर्षण बल की, इट मीन्स क्या है कि ये क्या कर रहा है कि मॉलिक्यूल्स को या जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको अट्रैक्ट करता है। इट अट्रैक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसकी बात कर रही हूं मैं। तो ये इंटरमोलिक्यूलर तो क्या करता है फोर्स, इट अट्रैक्ट, है ना, ये क्या करता है अभी, इट अट्रैक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। देखिए मैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों की टर्म्स यूज कर रही हूँ। सो दिस वीडियो इज बेनिफिशियल एज वेल एज हिंदी और इंग्लिश मीडियम बोथ स्टूडेंट्स। एंड थर्मल एनर्जी, इट रिपेल्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, it repels the constituent particles। ये क्या करता है, ये जो अवयवी कण है उनको दूर ले जाने का काम करता है। अब देखिए जैसे क्या हुआ भाई, हमने क्या किया यहाँ पर जो थर्मल एनर्जी हम दे रहे हैं किसी भी मॉलिक्यूल को, है ना, जैसे ही हम थर्मल एनर्जी दे रहे हैं, थर्मल एनर्जी यहाँ पर क्या भाई, हीट करना, ऊष्मा दे रहे हैं। जैसे ही हम क्या करते हैं, इनको टेम्परेचर देते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर देते हैं तो इंटरमोलिक्यूलर जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो अट्रैक्शन है, ये क्या हो जाता है, कम होने लग जाता है। इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शनल फोर्स, ये क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। क्यों कम होने लग जाता है, क्योंकि जो इनकी जो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस है वो क्या होने लग जाती है, इंक्रीज होने लग जाती है। Because intermolecular distance will increased। तो इन्हीं दोनों जो हमारे फोर्सेस हैं, इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आता है, इसी वजह से वो जो है सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर पाता है। सो वो यहाँ तक ही क्लियर हुआ आपको एवरीवन? ओके। यहाँ हम देखते हैं भाई कि अब ये जो जैसे जैसे टेम्परेचर देते हैं, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंसेस इंक्रीज होते हैं। इंक्रीज होने के साथ साथ में क्या होता है भाई, इनकी जो स्टेट्स हैं, जो अवस्थाएं होती हैं, वो भी चेंज होने लग जाती हैं। कैसे भाई, कि टेम्परेचर देने के बाद मॉलिक्यूल्स दूर दूर हुए तो सॉलिड जो है ये किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, लिक्विड में। और भी ज्यादा हीट कर रहे हैं, हीट करते ही इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंसेस इंक्रीज हुए, इंक्रीज होते ही ये किसमें चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, गैसेस स्टेट के अंदर ये चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब हम लोग यहाँ पर बात करें अब आगे कि भाई ऐसा हुआ है तो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस ये कौन से स्टेट में रहेगा, ऑब्वियसली वाटर अपने आइस स्टेट में रहेगा, इट इन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, अबव 0 डिग्री सेल्सियस की बात करूं मैं तो यही सॉलिड स्टेट, यही जो आइस है, ये क्या होगा भाई, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होने लग जाएगा, एक्सिस्ट इन लिक्विड स्टेट। और भी ज्यादा मैंने इसको हीट किया, लगभग मैं इसको ले जाती हूँ 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक लेकर के जाती हूँ, तो ये जो है आपके वेपर स्टेट के अंदर जो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, इन वेपर स्टेट, वाष्प अवस्था में ये पहुंच जाता है। तो ये हमारा अभी क्या जनरली है ना। अब हम देखते हैं कि भाई इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड की, ये क्या क्या है, चलिए देखते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। भाई ठोसों के गुणधर्म की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जब भी हम ठोसों के गुणधर्म की बात करते हैं तो देखिए भाई आप सबको पता है कि सॉलिड्स है डेफिनाइट मास, शेप एंड वॉल्यूम। जो भी ठोस होते हैं उनका भार, आकृति या द्रव्यमान, आकार और इसका
इसका आयतन निश्चित होता है। जब हम यहाँ पर इस वॉल्यूम की बात करते हैं कि भाई ये क्यों डेफिनाइट रहता है इसका वॉल्यूम, तो मैं देखिए जब हम लिक्विड्स की बात करते हैं, जब भी हम लिक्विड्स की बात करते हैं तो हमने एक ग्लास वाटर लिया, उसी एक ग्लास वाटर को जब मैंने बाउल के अंदर रखा तो वो क्या हुआ, बाउल की शेप ले लेता है। जैसे ही मैंने उसको अदर कंटेनर में रखा तो वो पानी उस कंटेनर की जैसी शेप को उसको ऑब्टेन कर लेता है। लेकिन जब हम सॉलिड की बात करते हैं, लाइक ये मार्कर है, इसको अगर मैं किसी बाउल में रख दूं या किसी ग्लास के अंदर रख दूं या अदर कंटेनर में रख दूं तो ऐसा थोड़ी है इसके अंदर चेंजेस आएगा, ये उसी की जैसा जो है शेप को ऑब्टेन कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं इनकी क्या होते हैं, वॉल्यूम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डेफिनाइट होता है। मास की अगर मैं बात करती हूँ तो ऐसा थोड़ी है, अब ये इस रूम के अंदर इसका जितना मास है, इसके बाहर ले गई तो वही मास रहेगा, छत पर ले जाऊं तो भी वही मास रहेगा, दूसरे रूम में ले जाऊं तो भी इसका मास वही रहेगा। ऐसा तो नहीं कि ये चेंज हो रहा है। तो डेफिनाइट इसका मास होता है ना, इस शेप के अंदर कोई भी चेंजेस होते हैं। जब मैं इसकी डेंसिटी की बात करती हूँ तो इसका जो डेंसिटी होता है ये भी क्या होता है, कंपैरेटिवली लिक्विड एंड गैसेस स्टेट हाई होता है, डेंसिटी हाई। डिफ्यूजन प्रॉपर्टी की बात कर दूं मैं, विसरण, डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज भी क्या होती है इसकी, कंपैरेटिवली हाई होती हैं, किसके, लिक्विड के और गैसेस स्टेट के। विसरण का गुणधर्म, डेंसिटी को हिंदी में कहा जाता है घनत्व। भाई डिफ्यूजन की जब हम बात करें, लाइक पानी को मैंने क्या किया, अभी गिरा दिया किसी फर्श पे या किसी भी चिकनी सरफेस पे अगर गिरा दिया तो पानी तो क्या होगा, उसके अंदर फ्लो होने की टेंडेंसी है तो वो फ्लो होगा, लेकिन ये थोड़ी फ्लो होगा। तो इसके अंदर डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज जो है बहुत ही कम पाई जाती हैं। डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इनकी, बहुत ही कम पाई जाती हैं। जब इसी तरीके से इनके अंदर मैंने बोला कि अब इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं आपस में पास पास आते हैं एक अट्रैक्शनल फोर्स के थ्रू, तो वो अट्रैक्शनल जो फोर्स होता है वो कैसा होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि इंटर एटॉमिक अट्रैक्शनल फोर्स कह दूं या इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शनल फोर्स कह दूं या फिर इंटर आयनिक अट्रैक्शनल फोर्स कह दूं। भाई मॉलिक्यूलर फोर्स हम कब कहेंगे, जब मॉलिक्यूल्स की बात हो रही हो। इंटर एटॉमिक फोर्स हम कब कहेंगे, जब एटम्स की बात हो रही हो। और इंटर आयनिक अट्रैक्शनल फोर्स हम कब कहेंगे, जब आयनों के बीच के फोर्स की बात हो रही हो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला भाई कि यहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, इनका कैसा होता है भाई, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स आर स्ट्रॉन्ग या हाई, कि इनका जो है अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस या फिर इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि अट्रैक्ट जब किया तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे के पास, दूसरा तीसरा मॉलिक्यूल दूसरे के पास में, इस तरीके से अट्रैक्ट होता जाएगा। तो यहाँ पर क्या होने लग जाता है, इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर आयनिक डिस्टेंस, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर वेरी शॉर्ट। ये कैसे हो जाएंगे भाई, कम हो जाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास पास में आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब अभी आपको मैंने बताया कि जिन भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिल करके बने हुए होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अभी मैंने बोला कोई भी एटम हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है या कोई भी आयन हो सकता है। ठीक है ना, इनकी फिक्स्ड पोजीशन होती है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मैं ऊपर वाला इरेज कर रही हूँ, होप कि आप सबने लिख लिया होगा, आप लिख लीजिए फिर। So our next properties of solid is they are rigid and incompressible. They are rigid and incompressible. असंपीड्य होते हैं और दृढ़ होते हैं। इनकम्प्रेसिबल या असंपीड्य का क्या मतलब हो गया, ये सॉलिड है, इसको क्या मैं दबा रही हूँ तो ये दब रहा है क्या, प्रेस नहीं हो रहा ना, इट मीन्स क्या, ये इनकम्प्रेसिबल है। यहाँ पे
जो भी इसके ये जिन भी मॉलिक्यूल से या जिन भी एटम से या जिन भी आयनों से मिलकर के बना हुआ है, ये तो श्योर है कि इनके जो पोजीशंस हैं वो फिक्स्ड है। अगर फिक्स नहीं होता तो इसकी शेप भी ऐसे नहीं होती। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दे आर constituent particles have definite position, और ऐसा भी बोल सकते हैं और फिक्स पोजीशन। सॉलिड के जितने भी जो अवयवी कण होते हैं उनकी स्थिति जो है ये कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। So they can only oscillate about their mean position। इसीलिए क्या हो जाता है, इनके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं इसके माध्य स्थिति के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। मैं क्या बोल दिया कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या अवयवी कणों की स्थिति फिक्स होने की वजह से, निश्चित होने की वजह से ये अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द ही कंपन करते रहते हैं। ओके, सो दे fixed position, so it can oscillate about their mean position। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अवयवी कणों की स्थिति निश्चित होने की वजह से ये जो कण होते हैं अपने मीन पोजीशन या माध्य स्थिति के इर्द गिर्द ही कंपन करते रहते हैं या दोलित होते रहते हैं। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जनरल प्रॉपर्टीज हैं ये सॉलिड। होप कि आप सबने उतार लिया होगा, अदरवाइज यू कैन राइट। एंड अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अदर फ्रेंड्स के साथ में भी इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। नेक्स्ट, इसके बाद जब हम बात करते हैं सॉलिड्स में ही टाइप ऑफ सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, ठोसों के प्रकार। देखिए जो ठोसों के प्रकार है हम दो टाइप के पढ़ेंगे। एक तो उनके बीच में जो मॉलिक्यूलर जो फोर्स है उनका नेचर किस टाइप का है, एक तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। एक सेकेंड जो हम पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं उनका जो अरेंजमेंट किस टाइप का है। तो दो टाइप के यहाँ पर हम क्लासिफिकेशंस देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, नाम दे दीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठोसों का वर्गीकरण। दो टाइप से हम देख रहे हैं यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ nature of, first one is on the basis of nature of molecular force, आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। एक तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे और सेकेंड हम देखेंगे according to their constituent particles, according to their constituent particles, arrangement of, according to their arrangement of constituent particles, है ना। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, और एक है आपका आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। देखिए जब हम इस टाइप के वर्गीकरण की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसके अकॉर्डिंग जो सॉलिड्स जो हैं इन्हें फर्दर 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, इन्हें 4 प्रकारों में आगे बांटा गया है। कौन कौन से में बांटा गया भाई,
मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक सॉलिड, आणविक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, धात्विक ठोस. नेक्स्ट वन इज कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस. तो देखिए 4 टाइप के हो गए, ये 4 प्रकार के हो गए हमारे, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस या फिर नेटवर्क ठोस हम कहते हैं. इसका जो हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड जो टाइप देखा है, ये फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. सेकेंड इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. And third one is hydrogen bonded molecular solid. Hydrogen bonded molecular solid. ये तो हमारा एक टाइप के बारे में जो क्लासिफिकेशन हो गया है. जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जो हमने इसका डिवाइडेशन किया है, क्लासिफाई जो किया, इसके अकॉर्डिंग जो है ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं. एक तो हो जाता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस, और सेकेंड आपका हो जाता है अमॉर्फस, अमॉर्फस सॉलिड. हिंदी में कहा जाता है इसको अक्रिस्टलीय ठोस. तो देखिए हमने अभी क्या पढ़ा है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठोसों का वर्गीकरण. ठोसों का वर्गीकरण हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे, 2 टाइप से पढ़ेंगे हम, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड सेकंड वन इज अकॉर्डिंग टू देयर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अवयवी कणों के की व्यवस्था के अनुसार ठोसों का वर्गीकरण. इसके अकॉर्डिंग जो है ठोस जो सॉलिड्स हैं डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 प्रकार में बांटे गए, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड वन इज अमॉर्फस सॉलिड. अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस and अक्रिस्टलीय ठोस. And on the basis of nature of molecular forces, आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण जब हम देखते हैं तो ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के हैं. मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस, आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस, मेटेलिक सॉलिड, धात्विक ठोस, कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, अध्रुवीय आणविक ठोस. हिंदी में इसको कहा जाता है अध्रुवीय आणविक ठोस. पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस. हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस. तो आज के लिए हम अपना टॉपिक यहीं तक कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के हम क्लासिफिकेशन को वहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे. तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ.